हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जानेंगे हर एक पॉइंट के बारे में जो कि पॉसिबल चांसेस है जिसके एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, खासकर ये पेट के एग्ज़ाम्स के लिए जिनके सिलेबस में वैदिक सभ्यता आती है, उन सब के लिए यहाँ पे मैंने अपने लिए पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। आप भी अगर पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि मैं जो बोलूँ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और तो दोस्तों, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक सभ्यता के समय जो टाइम था उस टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक था ऋग्वैदिक पीरियड, एक था ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। ठीक है, इन दो पार्ट्स में हम वैदिक काल को डिवाइड करते हैं। तो जो ऋग्वैदिक का पीरियड था वो था 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक का पीरियड मानते हैं। और जो उत्तर वैदिक है वो उत्तर वैदिक है 1000 से 600 बीसी तक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक मानते हैं 1000 से 600 बीसी तक मानते हैं। जिनको बीसी और एडी नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जीसस से पहले का जो समय मानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, जीसस के पहले का समय, तो ये हम मानते हैं नेगेटिव साइन में। ठीक है ना, जैसे आप एक नंबर लाइन लेते हैं तो हम इधर 1 2 3 4 लिखते हैं और इधर -1 -2 -3 -4 माइनस का नंबर आते हैं। तो जैसे 1 2 का काउंटिंग इधर रहता है, ठीक वैसे इधर भी रहता है। तो हम जैसे साल की काउंटिंग मतलब तक 2023 तक करते आ रहे हैं, ठीक है, उल्टी काउंटिंग भी होती है। तो ये जीसस के पहले के साल है। तो ठीक है, ये जो ऋग्वैदिक का पीरियड है वो जीसस के पहले का है। और कितने समय पहले का है, तो 1500 से लेकर 620 तक ये वैदिक सभ्यता थी उसमें। तो उस सभ्यता को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ऋग्वैदिक को ऋग्वैदिक क्यों कहते हैं और उत्तर वैदिक को उत्तर वैदिक क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ की क्लियरिटी कर लेते हैं हम। ऋग्वैदिक पीरियड में दोस्तों जो रचना हुई थी उसकी क्या बोलते हैं, ये ऋग्वेद की रचना हुई थी इस पीरियड में। 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, इसमें क्या रचा गया था, क्या लिखा गया था, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, और इस पीरियड में जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी वेदों की रचना हुई थी। बाकी जो 3 वेद हैं, एक है यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद की रचना हुई थी। और जो रचना हुई थी वो ब्राह्मणों की रचना हुई थी। क्या ब्राह्मणों की रचना हुई थी, आरंक्यों की रचना हुई थी। क्या आरंक्यों की रचना हुई थी, किस चीज की हुई थी, आरंक्यों की रचना हुई थी। और उपनिषदों की रचना हुई थी, किसकी, उपनिषदों की रचना हुई थी। ठीक है दोस्तों, उपनिषदों की रचना हुई थी। फिर पुराणों की रचना हुई थी, पुराण और महापुराण। ठीक है, पुराणों और महापुराणों की रचना हुई थी। फिर वेदांगों की रचना हुई थी, किसकी, वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है ना, वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, नॉर्मल हम वेदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 4 वेद हैं, इन चारों वेद को संहिता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। जो 4 वेद हैं उनका नाम क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, बाकी ब्राह्मण थे, आरण्यक थे। उपनिषदों की अगर आपसे पूछा जाए कितने उपनिषद थे, तो उपनिषद थे 108। उपनिषद कितने थे, 108 नंबर में कितने थे, 108 उपनिषद। पुराण कितने हैं, महापुराण, तो ये 18 महापुराण है। ठीक है, और वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग है। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है। ठीक है, अभी हम वेदों के बारे में नहीं पढ़ रहे तो मैं इसके डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो इस टॉपिक से हटके थोड़ा इधर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पार्ट में है, एक उत्तर वैदिक, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक का जो पीरियड है 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक का जो पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी है। इतना क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं ऋग्वैदिक लोग कौन थे, मतलब वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनको आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्य थे, ये जो आर्य थे वो मूल भारत के निवासी नहीं थे। मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि जो आर्य थे वो मूल भारत के निवासी नहीं थे, ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से।
एक्चुअली थोड़ा पानी से मिटाने पे ये ऐसा नहीं चलता है। सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। और ये आगे कहाँ पर बसे थे? तो ये अफगानिस्तान, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, अफगानिस्तान और ये पंजाब। कहाँ पे? अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में आके बसे थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो बसाई गई, मतलब कि एक होता है ना कि जैसे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो एक सिटी था, ठीक है, सिटी टाइप सभ्यता थी, सिटी सिविलाइजेशन था। बट इन्होंने जो बसाई थी वो था ग्रामीण सभ्यता। वो कौन सा था? वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों द्वारा जो बसाई गई सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता, ठीक है दोस्तों। इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा, ठीक है ना। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। इन्होंने सारी वेदों की रचना, जो भी चीज इन्होंने रचना की वो सारे के सारे संस्कृत में है, ठीक है। तो आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? वो संस्कृत भाषा थी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, जानते हैं इनकी प्रशासनिक स्टाइल क्या था, ठीक है। तो क्या था इनकी प्रशासनिक यूनिट के बारे में जानेंगे। तो इनके प्रशासनिक, इधर लिख देता हूँ, इनके प्रशासनिक यूनिट को 5 भाग में इन्होंने बांट रखा था, ठीक है। हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले जो आता था वो आता था कुल, फिर आता था ग्राम, फिर उसके बाद आता था विश, उसके बाद आता था जन, और उसके बाद लास्ट में आता था जो सबसे बड़ा वो है राष्ट्र। जैसे कि हमारा भी क्या है, पहले एक फैमिली आती है, उसके बाद अपना गाँव आता है, उसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट आता है, स्टेट के बाद क्या आता है? नेशन आता है, मतलब कि अपना देश आता है। उसी तरीके से इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो पहले क्या आता था? पहले कुल आता था, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले आता था कुल, ठीक है। उसके बाद जो आता था ग्राम। क्या आता था? ग्राम। ग्राम तो आज भी है, बस उसका नाम थोड़ा बदल दिया, गांव बोलते हैं, ग्राम आज भी है, ठीक है, ग्राम। फिर आता था विश। क्या आता था? विश। क्या है? विश, ठीक है। फिर आता था जन। क्या आता था? जन, ठीक है। और फिर आता था राष्ट्र, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आता था? राष्ट्र, ठीक है। कुल का जो हेड होता था, मतलब जो घर का, कुल किसे बोलते थे? जैसे आज हम, जैसे घर है ना, तो पहले सबका वैसे तो कुल होगा ही, सब लोग अपने अपना कुल जानते होंगे। तो पहले जो घर होता था, पूरा का पूरा जितना भी खानदान है ना, चाचा चाची, उसके बच्चे, उनके बड़े पापा, सब पूरा पूरा एक ही फैमिली में रहते थे, ठीक है ना। उसी को कुल बोलते थे, ठीक है। और कुल के हेड को क्या बोलते थे? कुलक बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलक बोलते थे। कुल के हेड को कुलक बोलते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामीणी, ठीक है। ऐसे अपन देख लेते हैं, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी बोलते थे, ठीक है दोस्तों, ग्रामीणी बोलते थे। विश का प्रधान होता था उसके बोलते थे विशपति। क्या बोलते थे? विशपति, ठीक है, विशपति बोलते थे। और जन के शासक को राजन बोलते थे, जो कि मेरा नाम है। जन के शासक को राजन बोलते थे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं इन प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों के बारे में, ठीक है। यहाँ मैंने अधिकारी मेंशन कर दिया है। इन प्रशासन के चलाने वाले अधिकारियों के बारे में बात करते हैं अभी। तो जो प्रशासन चलाने वाले अधिकारी थे, उन अधिकारियों में जो श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते थे वो माने जाते थे पुरोहित और सेनानी। तो दोस्तों, पुरोहितों के बारे में जब हम बात करते हैं तो विश्वामित्र उदार पुरोहित माने जाते हैं, और जहाँ महर्षि वशिष्ठ को एक रूढ़िवादी पुरोहित माना जाता है, ठीक है। तो कुछ और अधिकारी थे जो कि जिनका नाम दिया गया है, उसका मीनिंग दिया गया है। तो एक होते थे पूरब, जिनको दुर्गपति बोलते थे, ठीक है, पूरब होते थे जिनको दुर्गपति बोलते थे। एक होते थे उग्र, जो कि अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे, उनको उग्र बोला जाता था। एक होते थे वाजपति, जो कि गोचर भूमियाँ होती थी ना उस समय, पहले गायों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह माना जाता था। तो गायों के लिए बहुत बड़े बड़े फील्ड छोड़े जाते थे गाय चरने के लिए। तो उन जो चारागाह होता था उसका जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे वाजपति, ठीक है दोस्तों। एक होता था रत्नी। क्या होता था? रत्नी वो जो होते थे सूतकर, रथकर, जो कि राजा के आवागमन की
मतलब पूरी फैसिलिटी रखते थे ना, उनको रत्नी कहते थे, ठीक है। रत्कर, सूतकर ये सब इसमें आते थे। राजा को मिलाकर इन ऑफिसर्स की जो टोटल मतलब क्वांटिटी होती थी, मतलब टोटल जो नंबर्स होता था, जो 12 होता था, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, इनका जो टोटल नंबर होता था इन ऑफिसर्स का होता था 12, ठीक है। एक शब्द है दोस्तों, एक शब्द है गविष्ट। क्या है? गविष्ट। गविष्ट जिसका मतलब है गायों की खोज। क्या है? गविष्ट। गविष्ट, ठीक है, जिसका मतलब है गायों की खोज। क्या है? गायों की खोज। ये जो वर्ड है गविष्ट, जो वर्ड है वो यूज होता था युद्ध के लिए। उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी में एक युद्ध आता है जिसे बोलते हैं दशराग्य का युद्ध। कौन सा? दशराग्य का युद्ध, ठीक है। दशराग्य का युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? पुरुषणी नदी किनारे। आज के समय में इस नदी को बोलते हैं रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी बोलते हैं दोस्तों। दशराग्य का युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के किनारे। आज के समय में इस नदी को बोलते हैं रावी नदी, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन इस युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किस मंडल में? 7वें मंडल में उल्लेख है। 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। और इस 7वां मंडल किसने लिखा है? तो महर्षि वशिष्ठ ने लिखा है। किसने? वशिष्ठ ने लिखा है। महर्षि वशिष्ठ ने 7वें मंडल को लिखा है। और 7वें मंडल में किसका वर्णन है? तो ये दशराग्य युद्ध का वर्णन है, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 जन, अभी हमने पढ़ा जन क्या होता है, यहाँ पढ़ा था। तो सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें जो विजेता हुए थे वो कौन हुए थे? सुदास विजेता हुए थे। कौन सा युद्ध? तो दशराग्य का युद्ध। कौन सा? दशराग्य का युद्ध। कौन सी नदी किनारे? पुरुषणी नदी किनारे। कौन सा? पुरुषणी नदी किनारे। पुरुषणी नदी किनारे, ठीक है। इस नदी को आज क्या बोलते हैं? पुरुषणी नदी किनारे। इस नदी को आज क्या बोलते हैं? आज इस नदी को रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज इस नदी को रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सभा और समिति की। तो सभा और समिति क्या थी? तो उस समय जो राजा की एडवाइस देने वाले थे कि आप ये कीजिए, जनता का ये भला हो, मतलब कि राजा को जो एडवाइस देते थे वो 2 सभाएं थी, 2 संस्थाएं थी। एक का नाम था सभा और दूसरे एक नाम था समिति। जो संभ्रांत लोगों का होता था उसे सभा बोलते थे, हाई ऑफिशियल्स का, ठीक है। और जो जनता का प्रतिनिधित्व करता था, ये शब्द थोड़े भारी से लगते हैं मुझे हिंदी के, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता था उसे बोलते थे समिति। उस संस्था को क्या बोलते थे? समिति, ठीक है। जो आम लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व करता था उसे समिति कहते थे, ठीक है दोस्तों। तो सभा और समिति, इसके हेड जो बोलते थे, इसका जो प्रमुख होता था ना, मुखिया, उसको क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। क्या बोलते थे? ईशान। आप लोग दोस्तों इसका नोट्स बनाते चलिएगा, उसे क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे, ठीक है। क्योंकि मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब बात आती है स्त्री की। तो उस समय स्त्रियां क्या करती थी? सभा और समिति में भाग ले सकती थी। इतनी रूढ़िवादिता नहीं थी जो कि हमें पिछले समय में देखने को मिलता है, सती प्रथा जैसे। तो उस समय ऐसे प्रचलन नहीं थे। उस समय स्त्रियां यज्ञ में भी भाग लेती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, सभा और समिति में भी भाग ले सकती थी। उस समय स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। पर्दा प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, पर्दा प्रथा नहीं थी उसमें, पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है। कि आप घूंघट डाल के चलो या फिर कोई पर्दा डालो, ऐसा पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है दोस्तों। उस समय जो जिस स्त्री का अगर मतलब कि मान लो उनका हस्बैंड गुजर जाता है, उनके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, तो उस लेडी को अपने पति के छोटे भाई से शादी करने का पूरा अधिकार था, ठीक है। मतलब कि कर सकते थे, पूरा अधिकार नहीं, चाहे तो कर सकते थे। इसके लिए मतलब कि रूढ़िवादिता नहीं थी कि शादी दोबारा नहीं कर सकती थी विधवा की, ठीक है। तो स्त्रियां दोबारा पुनर्विवाह हो सकता था, ठीक है दोस्तों। एक चीज और है स्त्रियों के बारे में कि उस समय कुछ विदुषियों का वर्णन मिलता है, जैसे हिंदी में जो ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको विद्वान कहते हैं। तो ऐसे ही लेडीज को क्या बोलते हैं? विदुषी। तो उस समय लोपामुद्रा, ठीक है, सीता, घोषा, ठीक है, इन सब स्त्रियों का नाम मिलता है, ठीक है। इन सब स्त्रियों का
नाम मिलता है, जो कि काफ़ी विदुषी थी, काफ़ी हाई मतलब कि नॉलेज था उनको, ठीक है। एक लेडी का नाम था गार्गी, एक लेडी का नाम आता है गार्गी। उन्होंने चुनौती दे दी थी वाद विवाद की। आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, गार्गी नाम था उनका, जिन्होंने चुनौती दी थी वाद विवाद की, यानी डिबेट की, किसको? यज्ञवल्ली को, ठीक है। यज्ञवल्ली को उन्होंने चुनौती दे दी थी, किसकी? वाद विवाद की चुनौती दे दी थी, ठीक है दोस्तों। अब हम जो लास्ट आज पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो वर्ण विभाजन की, ठीक है। वर्ण विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन, इसका मेंशन मिलता है ऋग्वेद की 10वें मंडल में, ठीक है। 10वां मंडल लिखा गया है महर्षि विमाला द्वारा। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। यहाँ पे दोस्तों मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो वर्ण विभाजन की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि जो 4 वर्ण है वो ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से उत्पत्ति हुई है इन 4 वर्णों की। और ब्रह्मा को आदि पुरुष कहा गया है। ब्रह्मा कौन सा पुरुष कहा गया है? आदि पुरुष। ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, जो कि ब्रह्मा के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय। क्षत्रियों का जो मानना है, मतलब कि क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य, यानी कि व्यापारी। इनकी जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की जांघों से उत्पत्ति हुई है। चौथा वर्ण है वो है शूद्र। इनकी जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के चरणों से हुई है। ये 4 वर्ण माने गए हैं, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और क्रमशः किससे निकले हैं ये रिस्पेक्टिवली बोला जाए तो मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका वर्ण किसे मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो इनमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे वैदिक सभ्यता को अगले वीडियो में। इन 2 वीडियो में आपको पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो ठीक है। और इस अगले वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।